हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा पर। आज हम सॉल्व करेंगे केवीएस पीजीटी 2017 का पार्ट 2। हमारा पहला क्वेश्चन है 10 signals each requiring 3000 hertz are multiplexed onto a single channel using FDM. How much minimum bandwidth is required for the multiplexed channel? Assume that the guard bands are 300 hertz wide. इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि FDM क्या होता है। FDM is a technique of multiplexing more than one signal over a shared medium. यहाँ इस डायग्राम से देखते हैं हम, यहाँ पे हमने जैसे 4 सिग्नल्स को सेंड किया है, सो यहाँ मल्टीप्लेक्सर का यूज हुआ है। ओके, आउटपुट साइड पर डीमक्स का यूज हुआ है। ट्रांसमिशन के टाइम फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं और इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स का जो गैप होता है इसको गार्ड बैंड कहा जाता है। जैसे इन 4 सिग्नल्स में हमारे 3 गार्ड बैंड्स बने हैं। गार्ड बैंड किस लिए होते हैं? ओवरलैपिंग इन फ्रीक्वेंसी बैंड्स की बचाने के लिए। ओके, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास कितने सिग्नल्स हैं? 10 सिग्नल्स हैं। सो हमारे कितने गार्ड बैंड्स बनेंगे? 9 गार्ड बैंड्स। ठीक है, और एक सिग्नल का गार्ड बैंड कितना है? 2700। सो 9 का हो जाएगा, सॉरी एक का है 300 हर्ट्ज, सो 9 का हो जाएगा 2700 हर्ट्ज। और 10 सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी की जरूरत हो जाएगी 10 इंटू 3000 हर्ट्ज, दैट इज 30,000 हर्ट्ज। सो द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड विल बी, इन दोनों का एडिशन, दैट इज 32,700 हर्ट्ज। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, इन विच एड्रेसिंग मोड the operand is given explicitly in the instruction. ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये हमें बताना है। पहले हम देख लेते हैं इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होता है उसमें क्या ऑपकोड होता है, क्या ऑपरेंड होता है। जो पहले एक इंस्ट्रक्शन गिवन होता है उसको हम ऑपकोड बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एड ऑपकोड है। ऑपरेंड वो डाटा होता है जिस पर ऑपरेंड अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ओके, अब थोड़ा ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ऑब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट हमें गिवन होता है कि क्या परफॉर्म करना है और किस डाटा पर परफॉर्म करना है। ओके, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर सेट में इफेक्टिव एड्रेस प्रोवाइडेड होता है जो कि मेमोरी में कहीं ऑपरेंड को पॉइंट करता है। ओके, नेक्स्ट रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट वन इज ऑब्सोल्यूट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट वन इज बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर का सम। ये कुछ इस तरह से होता है। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमें डायरेक्ट गिवन होता है डाटा यहाँ पर। ओके, चल तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अगला क्वेश्चन है हमारा, in relational databases the natural join of two tables is given by। पहले नेचुरल जॉइन को देख लेते हैं। नेचुरल जॉइन क्या होता है कि दो टेबल्स के एट्रीब्यूट्स और डाटा टाइप्स, जिन दो टेबल्स का सेम एट्रीब्यूट नेम और डाटा टाइप्स होता है उनको ज्वाइन करता है, बट the resulting table will contain all the attributes of both the table but it will keep one copy of each common column. Okay, सो यहाँ पर डाटा डुप्लीकेसी नहीं होती है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल गिवन है, इसमें रोल नंबर 1 2 3 के स्टूडेंट्स हैं। एक मार्क्स टेबल गिवन है जिसमें रोल नंबर 2 3 4 के स्टूडेंट्स गिवन है। सो जो हमारी कॉमन टेबल आएगा उसमें 2 और 3 एज आउटपुट आएगा। ओके, ये इसका सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन मार्क्स। इन टेबल का नेचुरल ज्वाइन निकालने के लिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड फिल्टर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब ज्वाइन किया है बट फिल्टर्ड किया है उस चीज को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, डुप्लीकेसी नहीं रखी है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी improves द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। यूजर जो है डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, यूजर। फिर यहाँ होती है कैशे मेमोरी, जो कि एक टेम्पररी मेमोरी होती है। फ्रीक्वेंटली जो डाटा एक्सेसिबल होता है उसे कैशे मेमोरी में रखा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में वो डाटा होता है जिस पर यूजर करेंटली काम कर रहा होता है। सेकेंडरी मेमोरी होती है लार्ज डाटा स्टोरेज के लिए। इसमें आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, एसडी ड्राइव्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आवर आंसर विल बी कैशे मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following devices understands the format and contents of the data and translate messages from one format to another? थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि गेटवे होता है हमारा, जो कि नेटवर्क लेयर पर यूज होता है। ये इंटरनेट से या फिर आउटर वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन के लिए यूज होता है। गेटवे इज डायरेक्टली लिंक्ड टू राउटर। Router is also used at network layer. Then hub और switch जो होते हैं हमारे फिजिकल लेयर पर यूज होते हैं दोनों, ये भी और हब भी। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं गेटवे और राउटर का। गेटवे कन्वर्ट करता है पैकेट्स फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर। ठीक है, राउटर ओनली डाटा को रूट करता है। राउटर का फिल्टरिंग का ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं हब और स्विच का। हब ट्रांसमिट्स द सिग्नल टू ईच पोर्ट। ठीक है, स्विच कंट्रोल्स द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नीड। हब हाफ डुप्लेक्स होता है, स्विच फुल डुप्लेक्स होता है। हब ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, स्विच ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकता है। सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट में भी यूज होता है। हब यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट नहीं कर सकता है। हब में पैकेट फिल्टरिंग नहीं होती है, स्विच में पैकेट फिल्टरिंग होती है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आवर करेक्ट आंसर हियर विल बी गेटवे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शंस का भी क्या है। हाइपर मार्केटिंग जो है एक रिटेल स्टोर है विच कंबाइंस डिपार्टमेंट एंड ग्रोसरी सुपरमार्केट्स। ई कॉमर्स ऑनलाइन गुड्स की सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग एंड बाइंग के लिए यूज होता है। साइबर सेलिंग इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। यूरो कन्वर्जन जो है यूरोज को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी ई कॉमर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस इज नोन एज। थोड़ा सा एग्जाम डायग्राम्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस पूरे एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है, जिसमें ये प्रोटोकॉल होता है, सब डोमेन होता है, डोमेन होता है, आगे पाथ होता है, प्लस टॉप लेवल डोमेन्स होता है। ओके, सो हमें मेन देखना है कि FTP is a file transfer protocol, DNS is a domain name system, URL is a uniform resource locator, and HTTP is a hypertext transfer protocol. So domain name system क्या है? एक तरह से phone book होती है that contains all the public domains and their corresponding IP addresses. जैसे कि यहाँ पे यूजर ने DNS से पूछा है कि google.com कहाँ है। सो DNS हमें एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसके बेसिस पे सर्वर डायरेक्ट सर्च करेगा उस IP एड्रेस पर। ओके, सो हियर आवर करेक्ट आंसर विल बी डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट्स इन ईच सिग्नल यूनिट। 1000 सिग्नल यूनिट्स आर सेंट पर सेकेंड। सो बाउड रेट और बिट रेट बताना है। यहाँ पे हमारा बाउड रेट क्या होता है देखते हैं जरा। बाउड रेट को सिग्नल रेट भी कहा जाता है। इट मींस सिग्नल सेंड पर सेकेंड, जो कि हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है, दैट इज 1000 सिग्नल्स पर सेकेंड। ओके, सो हमारा बाउड रेट हो जाएगा 1000।
सो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, एक तो यहाँ बचता है, एक यहाँ बचता है। अगला देख लेते हैं, एक और हमें यहाँ डाटा गिवन है, दैट इज द 4 बिट्स एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट्स इन ईच सिग्नल। सो number of bits per signal are 4 and the bit rate will be baud rate into number of bits per signal. So 1000 into 4 is 4000 bps. So 4000 bps. So here our correct answer will be option number 4. अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following data structure is most suitable for evaluating postfix expressions? थोड़ा सा ऑप्शंस को समझ लेते हैं क्या है ये है स्टैक का एग्जाम्पल। स्टैक में डाटा जहां से एंटर करता है वहीं से आउट होता है, ठीक है। जैसे कि जो लास्ट में एंट्री करता है वो पहले बाहर जाता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो आउट होगा वो होगा 5। ओके, नेक्स्ट वन इज क्यू। क्यू में क्या होता है, डाटा का एंटर होने का एक साइड अलग होता है और डाटा को रिमूव करने का साइड अलग होता है। डाटा को क्यू में ऐड करने का प्रोसेस एन क्यू कहलाता है, डाटा को रिमूव करने का प्रोसेस डी क्यू कहलाता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो फर्स्ट आया वही फर्स्ट में बाहर जाएगा, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम थोड़ा सा, दिस वन इज लिंक्ड लिस्ट। दिस वन इज लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस, दे आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। जैसे कि ये एक नोड है, इसमें यहाँ पे डाटा होगा और यहाँ पॉइंटर होगा जिसमें कि एड्रेस होगा नेक्स्ट डाटा। नेक्स्ट इज ट्री। ट्री एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये पेरेंट नोड होता है, ये चाइल्ड नोड्स हो गए दोनों। इस स्ट्रक्चर के इन चाइल्ड नोड्स के लिए ये पेरेंट नोड हो गया। ओके, सो हियर अवर करेक्ट आंसर विल बी स्टैक, बिकॉज स्टैक इज यूज्ड फॉर द इवेलुएटिंग पोस्टफिक्स ऑपरेशंस। यहाँ पे हमें लीनियर सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है, इसके लिए हम देख लेते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम होता क्या है। It's a method of finding an element within a list by doing sequential checks. जैसे कि हमसे यहाँ पूछा गया है कि 33 ढूंढना है हमें, सो 33 को ये हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, ऐसे करता करता ये आगे तक जाता है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओके, सो फॉर n number of elements on an average it makes n by 2 comparisons. सिक्वेंशियली चेक करता है हर एक एलिमेंट से जो हमें डाटा चाहिए होता है उससे। सो हियर द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्स्ट केस in linear search algorithm will be O of n. So here our correct answer will be O of n. Okay, चलते हैं। ओके, O of n. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें करना है इनका। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये हो गया, स्टार्ट करते हैं हम इसे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मीन्स लेफ्ट, रूट एंड देन राइट। ठीक है, ये हमें फॉलो करना है। जो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये हमारा इसका लेफ्ट है। पहले पेरेंट नोड से देख लेते हैं, इसका लेफ्ट है। फिर प्लस के लिए देख लेते हैं कि इसका भी लेफ्ट नोड अवेलेबल है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो ए के बाद यहाँ पे आ जाएंगे ए प्लस, फिर इस सब ट्री पे आएंगे लेफ्ट, रूट, देन राइट, दैट इज बी स्टार डी। यहाँ पे आ गया ए प्लस बी स्टार डी। इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ तक ट्रैवर्सल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आएगा दैट इज माइनस, फिर यहाँ पे आएगा, इस ट्री के लिए हो जाएगा E डिवाइडेड बाई F। सो आवर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी A प्लस B इंटू D माइनस E बाई F, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम। एक 22 इंच मॉनिटर गिवन है जिसका में एस्पेक्ट रेशियो प्रोवाइडेड है, मॉनिटर की रिजोल्यूशन गिवन है, उसकी विड्थ बतानी है। देखते हैं थोड़ा सा इसे डायग्राम से। यहाँ पे हमें हाइट और विड्थ का रेशियो प्रोवाइडेड है, दैट इज 16:9, और ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है डायगोनल की। सो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल लेंगे 16:9 से। दैट इज डायगोनल रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे a² + b² = c²। c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी √337। हमारे पास डायगोनल वैल्यू गिवन है, सो इट विल बी डायगोनल वैल्यू अपॉन डायगोनल रेशियो इज इक्वल्स टू w अपॉन दैट इज विड्थ अपॉन विड्थ का रेशियो। सो ये कैलकुलेशन से हमारी वैल्यू आ जाएगी 19.17 इंचेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर 4096 इन अ बाइनरी फॉर्म इज। इस नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते जाएंगे। बाइनरी कन्वर्जन आता ही होगा सबको। ये इन्हें इस सीरीज में लिखना है ऐसे। ये हमारा एमएसबी होता है, ये जो लास्ट नंबर होता है एमएसबी होता है। टॉप मोस्ट नंबर विल बी द एलएसबी। इनको ऐसे लिखा जाएगा। सो हम इन्हें काउंट करेंगे, 4 4 4 और 1, सो 13। हमें हमसे यहाँ पे पूछा गया था नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, सो हियर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 134। In the context of Visual Basic, multiple controls of the same type can be grouped into an array if the same manner as the collection of data items. इस टाइप की ग्रुपिंग को कहा जाता है कंट्रोल एरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 132A। इस नंबर को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, हेक्साडेसिमल को। 1 का बाइनरी प्रेजेंटेशन होता है 0001, 3 का 0011, 2 का होता है 0010, 1 को हम 10 लिखते हैं, दैट इज 101। अब इन नंबर्स का 3 की पेयरिंग करके लिखेंगे हम राइट से लेफ्ट की साइड। लास्ट में ये सिंगल 0 बचेगा, कुछ नहीं होता है, इसका मतलब भी 0 होता है, 000 का मतलब भी 0 होता है। अब हम इनका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देंगे। सो हियर आवर आंसर विल बी 11452, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमें एक कोड सेगमेंट गिवन है। अज्यूम दैट x, y, z आर इंटीजर वेरिएबल्स and x and y have been initialized. Which of the following best describes what this code segment does? हमें इसमें बताना है कि ये कोड करता क्या है। ठीक है, तो हम इसमें x और y की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ले ली x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। हम पहला इटरेशन करेंगे, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखी है। सो यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है तो while लूप एग्जीक्यूट होगा। while लूप एग्जीक्यूट होगा तो z इक्वल्स टू z प्लस एक्स, सो z इज 0 + 2 2 एंड y इज y - 1, दैट इज 3 - 1 इज 2। फिर करेंगे इटरेशन नंबर 2। इटरेशन 2 के स्टार्टिंग में हमारी वैल्यूज है x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 2। यहाँ भी हमारा y ग्रेटर देन 0 है, सो z की वैल्यू फिर से z इक्वल्स टू z प्लस एक्स, दैट इज 2 + 2 विल बी 4 and y equals to y - 1, that is y equals to 1। y equals to 1 है, फिर से एक और इटरेशन होगा जिसमें y की वैल्यू अगेन ग्रेटर देन 0 है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 will be 6 and y will be 0 here। so y will be 0 हो गया तो प्रोग्राम यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 6। z की वैल्यू 6 कहाँ से आई है? ये आई है जो हमने स्टार्टिंग में x और y की वैल्यू ली थी 2 और 3, वहां से। सो z में क्या दे रहा है? 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन। सो
Product of x and y is the z. So here our correct answer will be option number 4. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Five items P, Q, R, S, T are pushed into a stack one after the another. पहले स्टैक में जाएंगे, फिर स्टैक से पॉप होंगे 4 आइटम्स to be inserted into a queue. Then 2 elements are deleted from the queue, pushed back on the stack. टॉप आइटम क्या होगा पॉप करने के लिए, देख लेते हैं. स्टैक में गए 4 आइटम्स, दैट इज P, Q, R, S, T. ठीक है. यहाँ पे हमें दिया गया है कि स्टैक को 4 बार पॉप किया गया है. तो पॉप किया गया है तो पहला आइटम रिमूव होगा T, दूसरे पे S, तीसरे पे R एंड फोर्थ नंबर पे Q. ठीक है. नाउ Q से एलिमेंट्स को पॉप करना है, दैट इज यहां से 2 एलिमेंट्स डिलीट होंगे, दैट विल बी T एंड S. और ये S यहाँ पे T 1 नंबर पे है, S 2 नंबर पे है. ये दोनों नंबर वापस से स्टैक में जाएंगे. सो स्टैक में हमारे पास था P, सॉरी ये Q नहीं आएगा यहाँ पे, P फिर T हुआ और फिर S आया. S यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है. ठीक है. अब हमसे पूछा गया है कि स्टैक से जो फर्स्ट एलिमेंट पॉप आउट होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी S. सो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Conceptual level, internal level and external level are the 3 components of the 3-level RDBMS architecture. Which of the following is not part of the conceptual level? हम इसके लिए तीनों लेवल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये व्यू लेवल होता है जहां पर क्लाइंट होता है. एक्सटर्नल लेवल. कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है जहां पर सर्वर होता है, यहाँ पर डाटा लॉजिकल तरीके से सेव होता है. इंटरनल लेवल होता है जहां पे डाटा बेस होता है जिस पर यूजर अपने एक्शंस परफॉर्म करता है. सो द कॉन्सेप्चुअल लेवल्स में क्या क्या होता है, डाटा टाइप, एंटिटीज, रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट्स और भी जो भी कोई इंफॉर्मेशन हम वहां सेव करते हैं. सो हियर अवर आंसर विल बी स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स. ये नहीं होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर 2 डेटाबेस रिलेशंस दैट इज R and S having 2 tuples in R and having 3 tuples in R and 2 in S. That is 3 in R and 2 in S. What is the maximum number of tuples that could appear in the natural join of R and S? इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन करना है ना, R और S का. So 3 into 2 will be 6. That यहाँ पे गिवन है. इनमें डाटा के टपल्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगे जो हमारी आउटपुट टेबल होगी उसमें. तो यहाँ पर डाटा डुप्लीकेसी होगा, पर हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 6. देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन. When an ASP.NET file is placed on an IIS server and viewed through a browser, the resulting HTML page contains what? इसके लिए हम देख लेते हैं कि IIS सर्वर क्या होता है. दैट इज इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस सर्वर होता है. इट्स अ प्रोटोकॉल सर्वर विच इज यूज टू होस्ट अ वेबसाइट ऑन अ सर्वर. ये ASP.NET फाइल्स के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है. सो जब भी एक फाइल के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है तो IIS will look to see if the folder contains the default document such as the index.html. index.html के लिए सर्च करता है. So it will contain all the HTML code. Okay, that's all for today. Thank you.